स्टूडेंट्स, एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक होगा वैदिक काल में शिक्षा। तो सबसे पहले आइए हम लोग बस ये देख लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी कि आज हम लोग किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग वैदिक काल की शिक्षा का अर्थ देखेंगे, उसके साथ में हम लोग वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्य को भी डिस्कस करेंगे, उसके पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे, शिक्षण विधियाँ डिस्कस करेंगे और हम उसके गुणदोष को भी डिस्कस करेंगे, पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके अर्थ को देखेंगे। तो देखिए, किसी भी चीज़ के, किसी भी शिक्षा प्रणाली के अर्थ को जब हम शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि हम ये जानें कि वो शिक्षा प्रणाली किस पीरियड में आई। तो सबसे पहले देखिए कि वैदिक काल 2500 से 500 BC के बीच में था। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम वैदिक काल की शिक्षा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैटर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ पर आपने इस चीज को ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली का डिस्कशन हो रहा है, इसके बेस में क्या है। इसके बेस में चूंकि वेद है, यहाँ पर जो कुछ भी स्रोत निकल के आ रहा है शिक्षा का वो वेद है, इसीलिए इसको वेदकालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेते हैं, बहुत सिंपल। वेद वास्तव में वांछित की प्राप्ति और अवांछित से दूर रहने के उपाय बताता है। बेसिकली वेद शिक्षा बताती क्या है आपको? वेद शिक्षा ये बताती है कि हमें वांछित और अवांछित के बीच में अंतर करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि नैतिक अनैतिक के बीच में फर्क करना, जो कि एक शिक्षा का मुख्य काम होता है। कोई भी शिक्षा अगर इंसान को ये नहीं समझ सिखा सकती कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, तो उस शिक्षा का मूल उद्देश्य ही नहीं है। तो हमें ये समझना होगा जो इस शिक्षा का उद्देश्य है वही वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य होना भी चाहिए, और जो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा देखिए, आगे देखते हैं। ये शिक्षा वेदों पर आधारित थी। प्राचीन काल में 4 वेद थे और जो शिक्षा के एकमात्र स्रोत थे। ऋग्वेद को आदिवेद माना जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको जैसे डिस्कस कर लिया कि वेदों पर आधारित थी, इसलिए वेदकालीन शिक्षा थी, और 4 वेद थे, ये भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद थे, जिसमें ऋग्वेद को आदिवेद माना जाता है, जो पहला वेद था। इसका सबसे ज्यादा महत्व है, लेकिन फिर भी चूंकि ये वेदों पर आधारित थी इसलिए वेदकालीन शिक्षा थी। उसके बाद आइए देखते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा है इसमें स्लाइड पे, कि वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था, और ये माना जाता था कि शिक्षा ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्राप्त कराती थी। अगर शिक्षा के उद्देश्य की बात कर ली जाए तो बाकी सारे उद्देश्य के पहले जो इसका मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति इन द सेंस आप 2 रूपों में देख सकते हैं। एक तो ये कि संसार से पार हो जाना, दूसरा आपके जीवन में जो अंधकार है उसको खत्म करना, क्योंकि शिक्षा को यहाँ पर क्या माना गया? ज्योतिपुंज, जो आपके जीवन में रोशनी लाए। अब यहाँ रोशनी का सेंस है, एक ये है कि संसार से पार होना, ये उस मोक्ष की बात करते हैं, और एक मोक्ष ये भी है, उसको आप इस रूप में समझेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य ये है कि आपको जब जीवन में समस्याएं आए तो उनको आप किस तरीके से दूर करें, किस तरीके से अपनी जिंदगी में ऐसा प्रकाश लाएं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, यानी कि लाइफ को अच्छी तरीके से जीने का, और फिर एट द लास्ट सही काम करके उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति, यानी कि आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्ति की यहाँ पे बात हो रही है, उसको प्राप्त करना। तो यहाँ पर आपने देखा कि इनका ये मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। वैदिक काल की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, अतः इस शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। एक ये भी हम लोग पढ़ते हैं कहीं कहीं पर, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। तो ये क्या है? क्योंकि वैदिक काल की शिक्षा गुरुकुलों में ही दी जाती थी, तो इसकी पहचान गुरुकुल से है, इसीलिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से कहेंगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या है, तो आप कह सकते हैं कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, इसलिए उसको गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहते थे। और हमारी शिक्षा का इतिहास, अपने भारत की शिक्षा का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास में जब आप शुरुआत करेंगे तो आप यहीं से देखेंगे कि आपको जो एक शिक्षा का क्रम मिलता है वो यहीं से मिलता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? आपने अभी देखा कि वैदिक शिक्षा का उद्देश्य आपने पढ़ा था कि मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था, लेकिन सिर्फ एक उद्देश्य नहीं था, वो फाइनल उद्देश्य था। लेकिन उन सब मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत है, क्योंकि आप जब अपने जीवन को नियमित रूप से, संयमित रूप से, अनुशासित तरीके से जिएंगे, तभी तो आप एट द लास्ट आप मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें जो हैं
ऑटोमेटिक प्राप्त होंगी, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला है ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता का समावेश। वैदिक काल में ईश्वर भक्ति की भावना और धार्मिकता का समावेश, इन चीजों पे बहुत फोकस किया गया था, क्योंकि शिक्षा जो थी वो धार्मिक थी। हर चीज में धर्म को जोड़ के देखा गया था। अनुष्ठान कराए जाते थे, व्रत उपवास करवाए जाते थे, ठीक है, पूजा पाठ करवाए जाते थे, यज्ञ हवन होते थे। तो जितना भी वातावरण था वो क्या था, धार्मिकता से और आध्यात्मिकता से भरा हुआ था, और विद्यार्थी इसी तरह के जीवन को जीता था। इसीलिए ईश्वर भक्ति की भावना और धार्मिकता का समावेश पूरी तरीके से यहाँ पर पाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, चरित्र निर्माण। ये एक ऐसा आपका उद्देश्य है जो कि प्रत्येक शिक्षा का होना भी चाहिए। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन कह सकते हैं इसको। ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति के, किसी भी छात्र के या किसी भी व्यक्ति के जो कि गुरुकुल में पढ़ता है, जिसको हम लोग छात्र बोल रहे हैं, ठीक है, विद्यार्थी बोल रहे हैं, उसके चरित्र का निर्माण वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य था। कैसे किया जाता था? अगर कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात कर ले तो सबसे पहले तो आप देखिए कि वहां पर इस तरीके से टीचर जो थे, जो वहां पे शिक्षक थे, जो अध्यापक थे, वो खुद ऐसे कैरेक्टर को, खुद ऐसे व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते थे कि विद्यार्थी उनको फॉलो करते थे, विद्यार्थी उनका आचरण करते थे, और इस तरीके से उनको काफी कुछ सीखने को मिलता था। उसके अलावा उनको काफी सारे उपदेश दिए जाते थे। ऐसे महापुरुषों के बारे में बताया जाता था जिनका चरित्र अपने इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरीके से एक ऐसा चित्र का निर्माण जो अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी का, यानी कि समाज का, और अपने देश यानी राष्ट्र का भी निर्माण करे, ऐसे कैरेक्टर फॉर्मेशन को यहाँ पर बोल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, व्यक्तित्व का विकास। ओवरऑल व्यक्तित्व की विकास की बात की, यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की। केवल यहाँ पर शारीरिक नहीं, केवल मानसिक नहीं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, जितनी भी तरीके के व्यक्तित्व के डायमेंशन आप देखते हैं, उन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसलिए क्योंकि हमको एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो परिपूर्ण हो, जहां पर कोई भी चीज ऐसा नहीं होनी चाहिए कि शारीरिक विकास तो हो गया तो मानसिक विकास नहीं है। तो हमें एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी चाहिए, जो यहाँ पर हमें वैदिक शिक्षा के उद्देश्य में दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की समझ। बिल्कुल, जब हमारे व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण होगा तो निश्चित रूप से हम नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों की समझ, यानी कि जब स्टूडेंट आपका वहां से गुरुकुल से निकलता था बाहर, विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था, पूर्ण करने के बाद तो उसको ऐसे नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों की समझ दी जाती थी कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर भी उसको ये पता हो कि मुझे किस तरीके से अपने परिवार का पालन करना है, किस तरीके से समाज का पालन करना है, और किस तरीके से अपने देश के लिए एक उत्तम नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है। तो ये सारे कर्तव्यों की समझ वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्य के फॉर्मेशन में आप देखते हैं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सामाजिक कुशलता की उन्नति। कुशलता, स्किल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर सामाजिक कुशलता की बात कर लेते हैं। मतलब ये होगा इसका कि जब भी कोई भी स्टूडेंट समाज में जाए तो वो इतने स्किल सीखे हो कि उन स्किल्स के आधार पर, उन क्षमताओं के, कौशल के आधार पर, उस कला के आधार पर वो अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा कर पाए जिससे कि सबकी उन्नति हो। ओवरऑल उन्नति की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। संस्कृति का संरक्षण, जब आप संस्कृति का संरक्षण करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, ये किस तरीके से आपने देखा आज की डेट में। आप देखिए कि आप बहुत सारे ऐसे संस्कृत श्लोक देखते हैं। इस शिक्षा प्रणाली को हम आज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी शिक्षा का आधार है और इसकी आवश्यकता है। इन सारे गुणों की हमें आज की शिक्षा में भी आवश्यकता है। इस तरीके से इस संस्कृति को सेव करने का, संरक्षित करने का और फिर उसको प्रसार करने का काम वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य था, जो कि आज आप इसका अस्तित्व देख रहे हैं। आज ये हमारे कोर्स में क्यों लगा हुआ है? कोई भी चीज़ जो हमारे कोर्स में लगी उसका इंपॉर्टेंस है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ कोर्स में लगा दी जाती है। जब भी कोई चीज़ कोर्स में लगाई गई, कैरिकुलम बनाया गया, तो इसका मतलब क्या है कि या तो उसकी आवश्यकता है या आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में हमें दिखता है कि हमें इन मूल्यों को अपने में अप्लाई करना है, वैदिक शिक्षा के मूल्य को हमें आज की डेट में अप्लाई करना है। तो बेसिकली इन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार किया। पिता ने अपने पुत्र को वो कार्य करते थे, जिस प्रोफेशन को उन्होंने अपनाया था, जिस स्किल को उन्होंने अपनाया था, अपने पुत्र को सिखाया। जो भी ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत सारे वेदों को, बहुत से चीज़ों को, चाहे वो लिटरेचर फॉर्म में हो आपके या फिर किसी स्किल फॉर्म में हो, यानी कि कोई कला हो, कौशल हो,
या आपके लिखित कोई साहित्य हो, सबका संरक्षण किया गया। और आज जो आप चीज़ें देख रहे हैं साहित्य के तौर पे, वो इसी संरक्षण और इसी प्रसार का परिणाम है कि आज तक हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारा। अब हम देख लेते हैं वैदिक शिक्षा की शिक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को हम यहाँ पर दो रूपों में देख रहे हैं, एक है प्रारंभिक और दूसरा है उच्च। इसमें आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए तो आपको इसमें हम दो चीज़ों को दिखा रहे हैं, प्रारंभिक और उच्च, लेकिन इसमें आपको हम संस्कार भी दिखा रहे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम आज की डेट में आप डिफरेंट संस्कार देखते हैं, ठीक है, जैसे एक संस्कार आप जन्म का संस्कार हुआ, विवाह का संस्कार हुआ, ठीक है। हमारे इतिहास में जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो है, जो वैदिक धर्म है उसके अकॉर्डिंग 16 संस्कार की बात की गई है, ठीक है। उन्हीं 16 संस्कारों में से हम यहाँ पर 3 इन मुख्य संस्कारों का डिस्कस करेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 3 संस्कार कहाँ कहाँ किस स्टेज पर होते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए प्रारंभिक शिक्षा, ये उच्च में हमने उपनयन और समावर्तन को जो है वो रखा है, और यहाँ पर हमने विद्या आरंभ को रखा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक शिक्षा को देखेंगे, विद्या आरंभ संस्कार को देखेंगे, नेक्स्ट मोड पे हम लोग इन दोनों को देखेंगे। पहले इनको देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा बालक को प्रथम बार अक्षर ज्ञान कराया जाता था। ये संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था। घर ही प्रथम परंतु अनौपचारिक शिक्षा संस्था होती थी, ठीक है। तो आपने देखा विद्या आरंभ, जब भी बालक की शिक्षा आरंभ की जाती थी तो किस वर्ष में, 5 वर्ष की आयु में संस्कार होता था, ठीक है। और प्रथम बार अक्षर ज्ञान यानी कि शिक्षा शुरू कराने के लिए सबसे पहले यही संस्कार शुरू कराया जाता था 5 वर्ष की अवस्था में। और घर ही प्रथम परंतु अनौपचारिक, ये तो आपने पढ़ा होगा कि औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक 3 तरह की संस्थाएं होती हैं, जिसमें हमने घर को अनौपचारिक संस्था में हम लोग लेते हैं। तो घर में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। वो आज भी यही होता है। हम लोग बचपन में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कहाँ सिखाया जाता है, पहले घर में सिखाया जाता है, घर में वो भी माता के द्वारा, माँ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं। वही चीज ये कहाँ से चली आ रही, देखिए वो कल्चर चला आ रहा है वैदिक काल से, वो आज भी इसमें भी दिख रहा है, और आज वर्तमान काल 2021 में भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले छोटे से कोई स्कूल नहीं जाता, पहले हम घर में सीखते हैं, अपनी मम्मी से सीखते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें भी आज भी चली आ रही हैं। तो ये संस्कार कराया जाता था, ये कुल पुरोहित करवाता था, और जो विद्यार्थी था, बालक था, उसको नहा के साफ सुथरे कपड़े पहनाकर चावल पे अक्षर बनवाए जाते थे, जिससे उसकी विद्या का आरंभ स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। तो ये विद्या का आरंभ आपका यहाँ से स्टार्ट माना गया। ये क्या था, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा की बात करिए। लेकिन जैसे ही हम प्रारंभिक शिक्षा के बाद फिर उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब तो यहाँ पर हमने 2 संस्कार देखे थे, एक उपनयन और एक समावर्तन। और उच्च शिक्षा दी कहाँ जाती थी, गुरुकुल में। इसीलिए इसको, चूंकि गुरुकुल के नाम से ही कई गुरुओं के नाम से गुरुकुल फेमस थे, और इसमें आप ज़्यादातर देखेंगे डिटेल में की जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, इसलिए इसको गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है और इसका कहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा, यहाँ पर क्यों लिखा गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये कहाँ पर था, जब आप उच्च शिक्षा में आते थे तो आपका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के माध्यम से ही आपको उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था, ठीक है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ है कि समीप ले जाना। इसका अभिप्राय बालक को शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त गुरु के पास ले जाने से है। इसका मतलब ये है कि उपनयन संस्कार में जो विद्यार्थी था उसको कहाँ ले जाया जाता था, गुरु के समीप। देखिए इसका अर्थ समीप ले जाना, गुरु के पास। गुरु के पास कहाँ पर, सिंपल है, गुरुकुल में। गुरुकुल में ले जाया जाता था और वहां पर जाकर के ये उपनयन संस्कार होता था, जिसके माध्यम से विद्यार्थी का जो है वो गुरुकुल में प्रवेश होता था। उपनयन के समय बालक की आयु के विषय में मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उपनयन संस्कार क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में होना चाहिए था। आप यहाँ पे एज गैप देख रहे होंगे 8, 11, 12, ऐसा क्यों है, इसका कारण हम बताते हैं आपको। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये क्रमशः है, मतलब ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष, क्योंकि ब्राह्मणों के का शिक्षा पर आधिपत्य था, उनके घर में भी शिक्षा का वातावरण था, तो वो बहुत कम उम्र में शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देते थे। लेकिन क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, इसीलिए इनकी आयु थोड़ी सी आगे बताई गई है, क्योंकि जब विद्यार्थी गुरुकुल जाएगा तब शुरू करेगा, ये घर में भी शुरू कर देते थे, इनके घर का वातावरण ही था इस तरीके का।
इसलिए इनकी आपको एज में गैप दिखाई पड़ता है। तो आपने यहाँ पर 16 संस्कारों में 2 संस्कार डिस्कस किए अभी तक हमने, विद्या आरंभ और एक उपनयन संस्कार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्लाइड पे क्या है। गुरुकुल, इस वर्ड को हमने इसके बाद क्यों लिखा, क्योंकि पहले तो आपको ये जानना है कि उपनयन संस्कार के से कहाँ प्रवेश होता है। अब गुरुकुल में प्रवेश होता है, पहले तो उपनयन संस्कार होगा, प्रवेश कहाँ होगा, गुरुकुल में। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है गुरु का कुल अथवा गुरु का परिवार, अर्थात जहां गुरु के घर में रहकर जहां शिक्षा प्राप्त होती थी छात्र को, वो गुरुकुल कहलाते थे। मतलब ये है कि गुरु का कुल वर्ड से ही क्लियर होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा छुपी हुई चीज नहीं है। गुरु का कुल यानी कि इसमें आप देख लेते हैं कि गुरु के घर में जहां रह करके विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करता था वो गुरुकुल थे। ठीक है, और गुरुकुल में चूंकि नीचे के स्टूडेंट को छोड़ करके सबसे निचले बाकी सब गुरु होते थे, इसीलिए इसको गुरुकुल भी कहा जाता है कि गुरु का कुल है, गुरु का परिवार, यहाँ सारे गुरु हैं नीचे के स्टेज को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ पर रह करके उच्च शिक्षा शुरू होती थी, किसके द्वारा, उपनयन संस्कार के द्वारा। यानी कि 16 संस्कार में 2 संस्कार डिस्कस किए हैं आपके, विद्यारंभ और उपनयन। अब जब वो शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षा खत्म हो जाती है तब कौन संस्कार होता है, समावर्तन संस्कार। इसको देख लेते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है घर लौटना, जो कि शब्द से पता चलता है कि आपको क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो आपने उपनयन से एंट्री ली थी, अभी आप समावर्तन से एग्जिट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ समावर्तन का अर्थ है घर लौटना। विद्या अध्ययन पूरा करने के बाद ये संस्कार संपन्न होता था। ठीक है, गुरु की अनुमति से ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार कराता था, गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट प्रदान करता था। यह ब्रह्मचर्य आश्रम का अंतिम संस्कार होता था। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम का अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार मत लिखिए, इसको ब्रह्मचर्य आश्रम का जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपका अर्थ जो है बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम है तो वहां पर विवाह संस्कार से आपका एंट्री होगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ समावर्तन तक पढ़ना है क्योंकि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं। इसका अर्थ है घर लौटना, यानी कि जब एजुकेशन पूरी हो जाती थी तो इस संस्कार को कराया जाता था। ठीक है, और इसके बाद ही इसी के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गुरु दक्षिणा का क्या रूप है, यहाँ पर आपने गुरु दक्षिणा वर्ड सुना, ये कब दिया जाता था, जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो जो स्टूडेंट था, जो विद्यार्थी था, वो जो है वो गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करता था। ठीक है, और इस तरीके से संस्कार पूरा हो जाता था। अगर इसको हम आज की डेट में समझे, गुरुकुल को तो आपने समझा इंस्टीट्यूट है आजकल के। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसको हम किससे आज की डेट में अगर हम इसको समझना चाहें कि कहाँ से इसका स्टार्टिंग है, तो इसको हम आज के दीक्षांत से समझ सकते हैं, जो विश्वविद्यालय में होता है दीक्षांत समारोह। दीक्षांत का मतलब दीक्षाकांत होता है, यानी कि दीक्षा के समाप्ति पर दीक्षांत समारोह होता है। ठीक उसी तरीके से समावर्तन संस्कार था जो आपकी दीक्षा का अंत को बताता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपने संस्कृति का संरक्षण और प्रसार देखा कि आज भी वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, अस्तित्व में है। ये समावर्तन संस्कार किस रूप में है, दीक्षांत के रूप में है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम लोग पाठ्यक्रम पे आ जाते हैं। पाठ्यक्रम किस तरीके का हो सकता है, तो पाठ्यक्रम यहाँ पर 2 फॉर्म में है। एक तो है परा और आध्यात्मिक, और अपरा लौकिक। आध्यात्मिक का मतलब ये है कि जो भी चीजें आपकी ईश्वर से रिलेटेड हैं, यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। और लौकिक का मतलब सांसारिक सारे विषय यहाँ पर दिए गए हैं। एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा है, लेकिन किन किन सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं ये लोग। तो परा यानी आध्यात्मिक पक्ष पर, ईश्वरीय पक्ष पर। ठीक है, धार्मिक पक्ष पर जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं, तो वेद को देखते हैं ये लोग, वेद को, उनकी समीक्षाओं को, धर्म को, दर्शन को, वेदांग को, नीति शास्त्र, जीव, आत्मा, परमात्मा। ठीक है, और अगर अपरा की बात कर लेते हैं तो अपरा में आप देखें यहाँ पर इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विद्या, भौतिक शास्त्र, कृषि और चिकित्सा। तो जो ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि इन्होंने काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट इसका और भी है। देखिए, वो तो आपने देखा परा अपरा को, इसके अलावा वर्णों के अनुसार छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, जिस शिक्षा की हम लोग आज बात करते हैं दी जाती थी। ब्राह्मणों के लिए पौरोहित्य, दर्शन, कर्मकांड आदि का ज्ञान कराया जाता था। क्षत्रियों को दंड नीति, राजनीति, सैन्य विज्ञान, धनुर्विद्या आदि विषय पढ़ाए जाते थे। और पशुपालन, कृषि विज्ञान, व्यवसाय शास्त्र आदि विषय वैश्य छात्रों को। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने ब्राह्मणों के लिए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्षत्रियों के लिए, वैश्य के लिए, सबके लिए अलग अलग व्यवसायिक शिक्षा,
तो क्या चीज़ छूटी? कुछ नहीं छूटी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ओवरऑल सारे तरह की कैरिकुलम, जितने पॉइंट्स हैं सब कैरिकुलम में ले लिए, परा यानी कि लौकिक और आध्यात्मिक और व्यावसायिक। तो आप देख रहे हैं कि व्यावसायिक पर हम लोग आजकल बहुत फोकस करते हैं कि हमें जो है वो व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि हम बेरोजगार ना रहे, क्योंकि सिर्फ इसी वजह से कि हमें स्किल नहीं आती है, हम जो है डिग्री लेके अपना यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा को देखिए उस समय भी फोकस किया जाता था। इसका मतलब किसी न किसी रूप में ये आज भी एग्जिस्ट कर रही है और इसका बहुत नीड भी है। तो इन्होंने ऐसा कैरिकुलम लिया जिस कैरिकुलम को हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कैरिकुलम था, इसमें कोई भी पार्ट छूटा नहीं था। यहाँ देख लीजिए, परीक्षा प्रणाली। गुरुकुल में परीक्षा विहीन प्रणाली थी। इस काल में छात्र को सिखाए ज्ञान की परीक्षा गुरु द्वारा मौखिक प्रश्न पूछ कर ली जाती थी, जिसके आधार पर निर्णय हो पाता था कि शिष्य ज्ञान को प्राप्त कर पाया है नहीं। परीक्षा प्रणाली नहीं थी, कह सकते हैं क्या था, मौखिक प्रश्न पूछे जाते थे, रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उपाधि की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी उपाधि थी? तो 12 वर्ष तक स्टूडेंट स्नातक कहलाता था। ठीक है, 12 वर्ष तक स्टूडेंट स्नातक कहलाता था। यहाँ पर केवल एक वेद शिक्षा पढ़ी जाती थी। जब 12 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, स्नातक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल एक वेद था। ठीक है, जब 24 वर्ष होता था तो वसु कहलाता था, और 24 वर्ष पे वसु की उपाधि मिलती थी इसको। और यहाँ पर केवल 2 वेद की बात करते हैं, 2 वेद पढ़ता था ये। 36 वर्ष में ये रुद्र की उपाधि प्राप्त करता था। ठीक है, यहाँ पर 3 वेद वो पढ़ता था। और 48 वर्ष आदित्य कहलाता था, जो कि सुप्रीम में आपका सबसे उच्च दिखाई दे रहा है। ये चारों वेद के ज्ञाता हो जाते थे। तो उपाधि को हम इस तरीके से फॉर्म में भी देख सकते हैं, 12, 24, 36, 48। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षा का माध्यम और शिक्षण विधि क्या थी। तो शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जानने वाली बात है, क्योंकि इसका प्रभाव आगे भी दिखाई पड़ता है। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। और शिक्षण विधियां, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि मौखिक था, मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो मौखिक थी, जिसमें कि आपका प्रश्नोत्तर, प्रवचन, व्याख्या, विवेचन, कंठस्थी करना मतलब लर्न करना, याद करना। ठीक है, और कथा, वाद विवाद यानी कि क्वेश्चन आंसर करना, प्रवचन यानी कि लेक्चर देना, उसको एक्सप्लेन करना, डिस्कशन करना, लर्न करना। ठीक है, और यहाँ पर आपका डिबेट टाइप का करा लेते थे। तो ये वाद विवाद, लेकिन ये सब कुछ मौखिक था। आपको ये ध्यान रखना होगा, रिटर्न फॉर्म में कुछ नहीं था, और यहाँ पर जो कुछ भी था वो संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब इसकी हम लोग विशेषताओं पर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पूरे आपके ओवरऑल सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, तो हम एक बार अब ये लास्ट में देख लेते हैं कि गुरुकुल शिक्षण प्रणाली या वैदिक शिक्षण प्रणाली के इसको आप विशेषताएं भी कह सकते हैं। विशेषताओं के फॉर्म में भी ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। और अगर मूल्यांकन करने की बात आती है तो आप इसको गुण और दोष के आधार पर मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये गुण भी है और ये विशेषताएं भी है, मेन फीचर भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। देखिए, पहला पॉइंट है धार्मिक भावना की वृद्धि में सफल। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें ओवरऑल आप ये देख रहे हैं कि धार्मिक भावना की वृद्धि में इसलिए सफल रहा क्योंकि यहाँ पर धार्मिक कर्म कांडों पर, यज्ञ पर, हवन पर, उपवास पर, धार्मिक भावना पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। तो ये धार्मिक भावना की वृद्धि में बहुत सफल रहा। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, तो ये तो बहुत ही इसकी बड़ी विशेषता है कि शिक्षा जो थी, शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी। ठीक है, ताकि सभी तरह के छात्र यहाँ पर पढ़ सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सफल। तो ये कह सकते हैं राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सफल इसलिए था क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था एक उसका उद्देश्य था, एक ऐसा कैरेक्टर फॉर्मेशन करते थे जो केवल अपना नहीं, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र के लिए एक ऐसा नागरिक जो सभी जिम्मेदारियों को उठा पाए, फैमिली के साथ साथ राष्ट्र तक का। तो ओवरऑल एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण था जो सभी तरह के कार्यों को, अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को निभा पाए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास में सफल। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, न केवल शारीरिक, न केवल आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सारे पक्षों पर ध्यान दिया गया, इसीलिए व्यक्तित्व के विकास में सफल। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने में। विशेषज्ञों को मतलब एक्सपर्ट बनाने में। आपने देखा व्यावसायिक शिक्षा की बात उन्होंने करी है, तो यहाँ पर जो भी जिस चीज में जिसके लिए जो स्किल है उसको उस क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए जो है ये अपने वैदिक शिक्षा जो है जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में। ये तो इसका उद्देश्य भी आप देख सकते हैं, इसमें काफी सारे पॉइंट्स इस उद्देश्य में भी थे कि साहित्य और संस्कृति यानी कि जो कल्चर, जो लिटरेचर
ठीक है। जो आपके संस्कार, जो भी हमारी संस्कृति थी, उसको इन्होंने सहेजा, संभाला, और आज की डेट में आप देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये इस कार्य में क्या है, सफल दिखाई पड़ता है ना। आज हम इन चीज़ों को आज भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सामाजिक कुशलता की वृद्धि में सफल, यानी कि सारे सोशल स्किल्स आपको सिखाए गए ताकि आप एक आदर्श नागरिक के साथ साथ अपने परिवार का भी और अपने समाज का भी जो जिम्मेदारी है उनको अच्छे से निभा पाए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नागरिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास में सफल। इसका मतलब यह है कि नागरिक उत्तरदायित्व, यहाँ पर आपने देखा कि ये नागरिक का मतलब हम देश की बात कर रहे हैं, और देश के लिए आप जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करने में यहाँ जो है, यहाँ का जो व्यक्तित्व था वो सफल रहा। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जो क्या था, सर्वांगीण व्यक्तित्व, हर क्षेत्र में जो एक्सपर्ट हो, और केवल अपने लिए नहीं, अपने पर फैमिली के साथ, अपने समाज के साथ और अपने देश के साथ भी। शिक्षा की स्वायत्ता का मतलब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि शिक्षा की स्वायत्ता में जो है गुरु लोग, जितने भी गुरुजन थे वो अपना गुरुकुल चलाते थे, और वहाँ पर राज्य का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। तो ये विशेषताएं थी, और यही गुण भी हैं आपके। ठीक है, आइए दोष पे बस थोड़ा सा दोष देख लेते हैं। इसके ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन फिर भी मूल्यांकन की बात करेंगे तो बैलेंस्ड होना चाहिए। दोष की बात कर लें तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण था, बिल्कुल, क्योंकि गुरुकुल में जो मुखिया थे वो गुरु ही होते थे और गुरु ही इसको चलाते थे, तो किसी का कोई भी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं था। तो ये एक दोष है, लेकिन इसको बहुत बड़ा दोष तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी एक दोष है कि अगर कोई चीज़ अगर अनियंत्रित है या नहीं समझ में आ रही तो यहाँ पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। नेक्स्ट है गुरुओं की आय के अनिश्चित स्रोत। बिल्कुल, आय के स्रोत अनिश्चित थे, क्योंकि राजाओं पर, दक्षिणा पर, ठीक है, दान पर ये निश्चित था। तो यहाँ पर कोई फिक्स आय नहीं थी कि हम कहें कि ये फिक्स आपको आय मिलेगी और आपका गुरुकुल चलेगा। तो ये एक समस्या कही जा सकती है, छोटा दोष। पाठ्यक्रम में एकरूपता, क्योंकि यहाँ पर पाठ्यक्रम में एकरूपता का अभाव आप देख रहे हैं। एकरूपता का अभाव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी गुरु थे वो जिस क्षेत्र में, जिस स्किल में एक्सपर्ट थे, वो उसके ऊपर फोकस थे। तो हर गुरुकुल में हर अलग अलग विद्याओं पर फोकस किया गया, इसीलिए एकरूपता नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सांसारिक जीवन की उपेक्षा। बिल्कुल, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ धर्म का आधिपत्य था, धर्म पे फोकस था, आध्यात्मिक वातावरण था, तो सांसारिक जीवन की थोड़ी उपेक्षा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म का आधिपत्य। बिल्कुल, इसी को आप इससे जोड़ सकते हैं कि हर चीज में धर्म के ऊपर हम फोकस थे। तो कह सकते हैं कि जो लौकिक जीवन था उस पर आपने कम फोकस किया। लोक भाषाओं की उपेक्षा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने संस्कृत के ऊपर फोकस किया। यहाँ पर आपने देखा संस्कृत भाषा थी, तो लोक भाषाएं थोड़ा सा संस्कृत के पीछे रह गई थी। ठीक है, लौकिक विज्ञानों की उपेक्षा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर धार्मिक जीवन पर, आध्यात्मिक जीवन पर फोकस किया, ज्यादा फोकस किया, इसीलिए लौकिक विज्ञानों की यहाँ पर थोड़ी उपेक्षा की गई। तो ये दोष थे आपके इतने सारे। तो आज आपने वैदिक शिक्षा के ऊपर आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, और मुझे लगता है कि आपको कोई पॉइंट नहीं छूटा है। तो इसको एक बार देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।